गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बड़ी दुविधा में फिर लगा कि ना क्लास लेना ज़्यादा बेहतर विकल्प, सब कम से कम इसी बहाने कुछ बातें करने के मौके मिलेंगे। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्रियल फिनांस, और इंडस्ट्रियल फिनांस के क्रम में कल जो हमारी आपके साथ चर्चा हुई कि इंडस्ट्रियल फिनांस के दो सोर्सेज हैं। एक इंडस्ट्रियल फिनांस का इंटरनल सोर्स है और दूसरा इंडस्ट्रियल फिनांस का एक्सटर्नल सोर्स। इंडस्ट्रियल फिनांस के जब इंटरनल सोर्स की बात करते तो उसमें नॉन डेब्ट नेचर के सोर्स आएंगे, जो ऋण नहीं, ठीक है। और इसलिए इंटरनल सोर्सेज में दो कैटेगरी के कैपिटल आएंगे। नंबर वन, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके शेयर आएंगे, उनके जो द्वारा निवेशित पूंजी है वो आएगी। और दूसरा कंटेक्स्ट हम देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट हम देखेंगे तो उसमें जो शेयरों के जरिए जो राशि जुटाई जा रही है वो चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी। अगर हम शेयरों के वर्गीकरण की बात करें, कल हमने आपके साथ चर्चा की थी ऑथराइज कैपिटल क्या है, इशू कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, अनपेड अप कैपिटल। आज हम शेयरों के वर्गीकरण को देखें, शेयरों के प्रकारों को देखें तो बेसिकली पर शेयरों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो शेयरों के वर्गीकरण का कित मूल्य के आधार पर, फेस वैल्यू के आधार पर, ठीक है। दूसरा है अधिकारिता के संदर्भ, तीसरा है स्वरूप के आधार पर नहीं। फेस वैल्यू के आधार पर देखें शेयर दो प्रकार के होते हैं। एक जो कहते हैं एट पार वैल्यू, शेयर एट पार वैल्यू। तो शेयर एट पार वैल्यू का मतलब है कि वह शेयर जो अपने अंकित मूल्य के आधार पर उपलब्ध हो। अगर 10 रुपया अंकित मूल्य तो वह शेयर 10 रुपये में ही उपलब्ध होगा, वो 11 रुपये में उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा शेयर है प्रीमियम शेयर, नहीं, यह शेयर जो है नहीं अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर उपलब्ध होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्रांड वैल्यू है, इसमें जो ब्रांड वैल्यू है वह ब्रांड वैल्यू भी समाहित। जैसे अभी अगर मार्केट में शेयर जाकर के देखें, कल शेयर मार्केट में 2700 का क्या, हाँ सब, इसमें दुखी क्यों? दुखी नहीं है ना, जिसको फायदा कमाना है वो कमाएगा ही, क्योंकि शेयर मार्केट जो है अगर आप देखें तो मनोवैज्ञानिक आधार पर काम करते, रैशनल नहीं होता। अभी अगर बीजेपी का आंकड़ा 200 के नीचे चला जाए, समझे, तो शेयर मार्केट ऐसा मुर्गतिया देगा कि अंदाजा आपको नहीं होगा। लास्टली जो है ट्रेडिंग बंद कर देना पड़ेगा। एक कैप है ना, उस कैप से ज़्यादा अप या डाउन होता तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में जो है ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। ये प्रोविजन है उसके, नहीं तो अगर कल 12 लाख करोड़ का अगर लाभ हुआ तो किसी दिन हो सकता है 12 लाख करोड़ का घाटा भी हो। उससे अंबानी अडानी की सेहत पर फर्क पड़ेगा। किनकी सेहत पर फर्क पड़ेगा? हम और आप जैसे लोग जो पगलाए हुए, क्योंकि खरीदने और बेचने के जैसे लोग ही जा रहे हैं, कोई बाहर वाला नहीं। जो ये मान करके चल रहे हैं कि 4 जून को कोई मिरेकल, 4 जून को कोई मिरेकल होने वाला है नहीं, या 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद कोई मिरेकल होगा, चाहे एनडीए जीते या इंडिया जीते, तो मिरेकल वगैरह की बात भूल जाए। नहीं तो कल और आज का समय क्या इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर समय है? कल भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी, इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर समय कब होता? जब शेयर मार्केट डाउन हो। जब शेयर मार्केट डाउन हो वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर समय होता है। तो मैंने जो चर्चा की, आप लोगों ने पढ़ा या आप लोगों ने नहीं पढ़ा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन में कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ा था, और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में प्रॉफिट और लॉस का जो कैलकुलेशन था, उस कैलकुलेशन में शेयर एट पार वैल्यू और प्रीमियम शेयर की चर्चा आती थी, और उसके कंटेक्स्ट में प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करना था। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें, प्रीमियम शेयर जो हो उनके साथ ब्रांड वैल्यू अटैच्ड हो, और इसीलिए जो है फेस वैल्यू प्लस ब्रांड वैल्यू दोनों जोड़ करके प्रीमियम शेयर की कीमतों का निर्धारण होता है। स्पष्ट हुई? लेकिन कंपनी जो मुनाफा घोषित करती है या कंपनी जो लॉस दिखाती है, उस प्रॉफिट और उस लॉस के कैलकुलेशन का आधार क्या होता, बताइए? तो उस प्रॉफिट और उस लॉस का जो कैलकुलेशन होता है वो पार वैल्यू के अंकित मूल्य के आधार पर।
ऐसा नहीं है कि रिलायंस के 10 रुपए के शेयर आपने 300 रुपए में खरीदे और रिलायंस ने 10% का मुनाफा घोषित किया है, तो आपको 300 के हिसाब से 30 रुपए का मुनाफा होगा पर शेयर। वो मुनाफा कितने का होगा? अगर 10 रुपया फेस वैल्यू है तो वह मुनाफा 1 रुपये का होगा। 10% का प्रॉफिट अगर घोषित किया गया। क्लियर? दूसरा, अधिकारिता शेयर, अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करें तो इस हिसाब से भी शेयर दो क्या क्या, तो एक प्रेफरेंस शेयर होता है और दूसरा इक्विटी शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर किसको कहेंगे? तो बेस करके देखें, कंपनी की आय पर पहला अधिकार किसका होता है? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, कंपनी की आय पर इनका पहला अधिकार होता। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, अगर आप देखें तो नो वोटिंग राइट, इन्हें कंपनी के मामलों में देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, नहीं, वोटिंग राइट मिलना यदि कंपनी लगातार 2 साल तक लाभांश देने में असमर्थ, इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे डिविडेंड, तो ऐसी स्थिति में देखेंगे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नहीं, जबकि इक्विटी शेयर क्या, इक्विटी शेयर धारक जो होते हैं कंपनी के लाभ और हानि में भागीदार होते हैं। ये लाभ और हानि दोनों में भागीदार होते हैं और कंपनी मामलों में अगर आप जाकर के देखें तो इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, इन्हें वोटिंग राइट होता है। तीसरा कंटेक्स्ट है बाजार के स्वरूप के आधार पर, और बाजार के स्वरूप के आधार पर की बात करें तो इन प्रकार के शेयर, पब्लिक इशूज जिसको आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, दूसरा जो कंटेक्स्ट है राइट इशूज, और तीसरा जो होता है वह होता है स्वीट शेयर। अब इनमें अंतर क्या होता है? पब्लिक इशूज है खुले बाजार में जारी शेयर, इसका मार्केट लिमिटेड नहीं होता है, इसका मार्केट क्या होता है? इसका मार्केट अनलिमिटेड होता है। ठीक है, कोई भी पब्लिक इशूज के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा है राइट इशूज, इसको अगर आप जाकर के देखें, इसको प्रेफरेंस शेयर भी, प्रेफरेबल शेयर भी कहा जा सकता, क्लोज शेयर भी। इसका मार्केट क्या होता है? इसका मार्केट क्लोज जो होता है, अर्थात यह शेयर जो होता है, यह शेयर जो है अपने शेयर धारकों के बीच उपलब्ध। ठीक है, अगला जो डायमेंशन उभर करके आता वह क्या है? वह आपको है स्वीट शेयर। यह क्या है? कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके परिश्रम के एवज में दिया गया बोनस शेयर, बोनस के रूप में ये दिया जाए। ठीक है, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, ये बातें स्पष्ट हुई, तीनों के अंतर को समझा। अब अगर देखें, जैसे कल आप ये 12 लाख करोड़ का कल लाभ हुआ, यही कहानी नहीं, मतलब कल तारीख है 3 जून, शेयर बाजार में 2700 अंकों की उछाल नहीं, और इसके कारण अगर देखें 12 लाख करोड़ का लाभ, इसका मतलब नहीं समझा। ये 12 लाख करोड़ का लाभ कैसे हुआ तो बतलाएंगे। ये 12 लाख करोड़ का लाभ कैसे हुआ बताइए। बेसिकली देखें, एक टर्म यूज होता है बाजार पूंजीकरण, इस चीज को समझे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको एम कैप कहते हैं शॉर्ट में। ये जो 12 लाख की वृद्धि है यह क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंक्रीज। और एम कैप क्या होता? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइसेस और वैल्यूज। किसी कंपनी के शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, या तो उस कंपनी के द्वारा जितने शेयर जारी किए गए हैं उनको आप मल्टीप्लाई करें किससे? उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ उनके द्वारा जितने शेयर जारी किए गए हैं उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे उनके शेयर के उस समय के मार्केट वैल्यू से, तो उससे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन का पता चलेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। आप देखेंगे BSE 30, निफ्टी 50, ये क्या है? ये क्या है बतलाइए। BSE 30 क्या है? और एक शब्द देखेंगे जिस शब्द का इस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता, क्या इस्तेमाल होता है? BSE 30 का मतलब क्या है?
बीएसई के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें सेंसेक्स शब्द का इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलर शब्द है सेंसेक्स, और बीएसई 30 नहीं, क्योंकि 30 ब्लू चिप कंपनियां इसमें शामिल है। निफ्टी 50 की 50 ब्लू चिप कंपनियां शामिल। अब एक प्रश्न आया ना, प्रश्न क्या उभर करके आया, प्रश्न यहां पर क्या उभर करके आया, अब प्रश्न उभर करके आया ये ब्लू चिप कंपनियां क्या है, किन कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां, तो इस चीज की जरूरत, ठीक है, पर ध्यान रखेंगे ब्लू चिप कंपनियां वे कंपनियां हैं, वे प्रीमियम कंपनियां जिनसे बाजार के स्वास्थ्य का, अर्थव्यवस्था के हालात का पता चलता है, जिससे बाजार के स्वास्थ्य का पता चलता है, जिससे अर्थव्यवस्था के हालात है, ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अगला डायमेंशन क्या है, एक टर्म है शेयर बायबैक, एक टर्म है शेयर बायबैक। शेयर बायबैक का मतलब शेयर बायबैक कितने, तो यह कहते हैं कंपनियों द्वारा अपने ही शेयर धारकों से अपने ही शेयरों को खरीदना, ठीक है। यह एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से जारी शेयरों को वापस लेने की, और यह शेयर बायबैक किस ओर, यह शेयर बायबैक जो है एक और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत देता है। जैसे अगर आप देखें जमीन का है ना, भरना शुद्ध भरना, तो जमीन को गिरवी रखना किस दिशा में संकेत करेगा, नहीं, खराब होती वित्तीय हालत की ओर। और अगर गिरवी रखी जमीनों को छुड़ाया जा रहा है तो यह किस ओर संकेत करेगा, यह इस ओर धीरे 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 स्थितियां क्या हैं, धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं, यह इसी दिशा में संकेत करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई कंपनी अपने द्वारा जारी शेयरों को विड्रॉ कर रही है, कोई कंपनी अपने द्वारा जारी शेयरों को वापस ले रही है, तो यह किस ओर इशारा करेगा, यह उस कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की ओर इशारा करेगा। इसका मतलब यह है कि उस कंपनी के फिनेंशियल हेल्थ बेहतर हो रहे, वित्तीय स्थिति उस कंपनी की सुधर रही है। लेकिन एक और कंटेक्स्ट देखें, नहीं, इसका एक और पर्पस होता शेयर बायबैक का, नहीं, टेक ओवर की आशंका को खारिज करना। जैसे अगर आप देखें अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कहीं पर अंबानी और अडानी देते दिखाई पड़े, पॉलिटिकल फंडिंग देते दिखाई पड़े, जितनी सूचनाएं सामने आई कहीं पर नाम आया, अरे हाँ या ना, क्या थोड़ा सा है, नहीं, जबकि उम्मीद थोड़ा सा नहीं पूरा सा आवे, उम्मीद यही की जा रही थी ना, तो क्यों नहीं आया, रीजन नहीं, तो उन्होंने डायरेक्ट ना दे करके वाया मीडिया दिया। जैसे अगर देखे कुछ ऐसी सूचनाएं आई कि उन्होंने जारी के थ्रू जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाया और फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड सौंपा, जो कर्मचारी ने स्वीकार किया। तो कई बार क्या होता है कि कई बार अगर आप किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते, कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती, तो वह कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट शेयर अगर खरीदेगी तो पता चल जाएगा, तो वह डायरेक्ट शेयर न खरीदती है कंपनी, डायरेक्ट रूट को एस्केप करके इनडायरेक्टली वो शेयर खरीदती, उसके सिस्टर कंसर्न जो हैं उसके माध्यम से शेयर खरीदती, नहीं, और धीरे 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 क्या करती है, उसकी कोशिश होती है कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर उसके पास आ जाए। और मेजॉरिटी ऑफ शेयर के आने का मतलब क्या है, पर की आशंका क्या होगी, टेक ओवर की आशंका बढ़ जाएगी। तो अगर किसी कंपनी को यह लग रहा है कहीं उसको टेक ओवर करने की कोशिशें चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि टेक ओवर की उस आशंका भी कंपनी क्या करती है, शेयर बायबैक करती है, और शेयर बायबैक के जरिए अपने पोजीशन को होल्ड करती है। इसका एक तीसरा कंटेक्स्ट भी है, शेयर बायबैक का तीसरा पर्पस भी है। वह पर्पस क्या है, नहीं, आशंकित शेयर धारकों को बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करना। एक तरह से यह सेफ पैसेज है। अगर कंपनी के निवेशक इस बात कंपनी के भविष्य को लेकर आशंकित हैं, भविष्य में कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर आशंकित हैं, भविष्य में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के आशंकित हैं, तो शेयर बायबैक के जरिए कंपनी क्या करती है, शेयर बायबैक के जरिए कंपनी उन्हें एक विकल्प भी उपलब्ध करवाती है। और विकल्प क्या उपलब्ध करवाती है, विकल्प यह उपलब्ध करवाती कि आप अगर चाहें तो आप यहां से एस्केप कर सकते हैं, आप यहां से बाहर निकल सकते, तो जो निकलना चाहें वो निकल जाएंगे, जो बचे रह गए उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, कंपनी में बिल्डअप होगा,
और चौथा कंटेक्स्ट अगर देखें तो वह क्या, तो वह है शेयर प्रति शेयर आय को बढ़ाना। ये शेयर बायबैक के 4 पर्पस होते हैं, ठीक है। अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो 2-3 ट्रेडिंग जो है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को देखें, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के कंटेक्स्ट में देखें तो हम क्या पाते, नंबर 1 स्पॉट ट्रेडिंग, तत्काल। दूसरा टर्म क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग। और तीसरा है कैरी फॉरवर्ड। अब हम यह समझें स्पॉट ट्रेडिंग में, अगर स्पॉट ट्रेडिंग के पार सामान्यतः हम और आप जो करते हैं वो क्या स्पॉट ट्रेडिंग करते नहीं, और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता, खरीद बिक्री और भुगतान ऑन द स्पॉट। गए सामान लिए और पैसा दिए, गए सामान लिए और पैसा दिए, ये स्पॉट ट्रेडिंग है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, नहीं, ये एक प्रकार से भविष्य में खरीद बिक्री का अनुबंध है। यहां पर तत्काल लेन देन नहीं होगा, यहां पर जो होगा ऑन पेपर होगा लेन देन। वहां देखें तो ऑन पेपर लेन देन होगा, ऑन पेपर ट्रांजैक्शन होगा। इस चीज को समझिए, मतलब भविष्य में लेन देन का वादा, अमुक सामान इतनी मात्रा में इतनी कीमत पर। और हमेशा ध्यान रखेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, विड्रॉल संभव, उसके अपने टर्म एंड कंडीशन होते, अर्थात भविष्य में इन सौदों को कभी भी रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो है वह क्या है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, इसके लिए एक और टर्म का यूज होता फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, फॉरवर्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अगर यही फ्यूचर ट्रेडिंग अगर प्रतिभूतियों के संदर्भ में हो तो उसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वह क्या करता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसके इंपैक्ट को समझिए। यह आर्टिफिशियली, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो कृत्रिम रूप से कीमतों में उछाल को संभव बनाना। मैंने क्यों टर्म यूज किया कि कृत्रिम रूप से कीमतों में उछाल को संभव बनाना, ऐसा क्यों मैंने कहा, तो ऐसा कहने के पीछे रीजन यह है कि यहां पर ऑन पेपर ट्रांजैक्शन हो रहा है फ्यूचर रेट पर। तो ऑन पेपर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो स्टॉक आर्टिफिशियली ब्लॉक्ड हो गया, आर्टिफिशियली जो अवेलेबल स्टॉक है वो ब्लॉक्ड हो गया। तो डिमांड और सप्लाई, अच्छा आर्टिफिशियली वो ब्लॉक भी हो गया, एक प्राइस पर ब्लॉक हुआ, और इधर डिमांड और सप्लाई का बैलेंस क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ा नहीं। तो एक और फ्यूचर का प्राइस करंट के प्राइस पर प्रेशर बिल्डअप करता है, और दूसरा आर्टिफिशियली स्टॉक के ब्लॉक होने के कारण जो डिमांड सप्लाई का बैलेंस बिगड़ता है वह प्राइसेज पर प्रेशर को क्रिएट करता, और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आप देखें कीमतों पर दबाव निर्मित होता। तो यह जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग है या यह जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, यह फ्यूचर ट्रेडिंग किसमें सहायक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग को देखें तो यह आर्टिफिशियली इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बिल्डअप करता है, बढ़ाता है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, वायदा कारोबार की श्रृंखला नहीं। यहां पर अगर आप जाकर के देखें ए सीरीज ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग, मतलब ए ने बी से भविष्य में अमुक सामान अमुक कीमत पर इतनी मात्रा में लेने का एग्रीमेंट किया, बी ने सी से एग्रीमेंट किया, उसी एग्रीमेंट के बिहाफ पर कि अमुक तारीख को अमुक सामान इतनी मात्रा में इस कीमत पर वह उपलब्ध करवाएगा। सी ने डी से वादा किया, यही है कैरी फॉरवर्ड नहीं। और अगर आप जाकर के देखें फ्यूचर ट्रेडिंग की जब शुरुआत होती है, वायदा कारोबार की जब शुरुआत होती है, तो वायदा कारोबार की शुरुआत के साथ क्या होता है, वायदा कारोबार की शुरुआत के साथ आप देखेंगे कैरी फॉरवर्ड को जो परमिशन दिया जाता, इसने इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बिल्डअप करने में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को निर्मित करने में इसने अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। क्लियर, बढ़े आगे। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाएं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लें, ठीक है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे और अभी भी बीपीएससी जीके ओरिएंटेड प्रश्न भी पूछती है,
ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न जो है कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड पूछे, तो उसके कंटेक्स्ट में कुछ चीजें नोट डाउन कर लें। नहीं, वह क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में होती है, ठीक है, और 1957 में इसे अस्थायी रूप से मान्यता मिलती है 1957 में, ठीक है। यह पहला भारतीय मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज था, BSE, ठीक है। 2005 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया गया। हेलो, हाँ, ये उस क्लास के बाद आधे पौने घंटे में, ठीक है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जो चीजें चर्चा मैं कर रहा था, अगेन आप देखेंगे, ये पहले मैं चर्चा कर रहा हूं, BSE 30 जो है उसको सेंसेक्स नाम से जाना जाता है, दीपक मोहानी ने यह नाम दिया, ठीक है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा अगर आप जाकर के देखें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE 1992 में फेरवानी समिति की अनुशंसा के आधार पर स्थापित किया गया था। और अगर आप देखें तो कारोबार की दृष्टि से और मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से आप देखेंगे, दोनों ही दृष्टि से यह सबसे बड़ी BSE से बड़ा है NSE। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल फिनांस के जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, औद्योगिक वित्त के बाह्य स्रोत। औद्योगिक वित्त के बाह्य स्रोतों में किसकी चर्चा आएगी? एक डोमेस्टिक इकोनॉमी और दूसरा एक्सटर्नल इकोनॉमी, ठीक है। डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी देखेंगे दो स्रोत हैं, प्रत्यक्ष ऋण डायरेक्ट डेब्ट, और दूसरा होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र के दो फॉर्म हैं, बॉन्ड डिवेंचर। बॉन्ड और डिवेंचर नहीं, बॉन्ड क्या है? स्थिर ब्याज दर वाली प्रतिभूति है, नहीं, फिक्स और लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है। डिवेंचर क्या होता है? एक प्रकार नहीं, और ऑब्वियसली बॉन्ड अगर स्थिर फिक्स इंटरेस्ट रेट वाली है तो यह क्या है? नॉट फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो डिवेंचर एक जिसको कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर, परिवर्तनीय डिवेंचर, और दूसरा अपरिवर्तनीय डिवेंचर। नहीं, परिवर्तनीय डिवेंचर क्या है? जिनको शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है उनको कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते, नहीं, और जिनको शेयर नहीं किया जा सकता, नहीं। एक्सटर्नल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ये इंडस्ट्रियल फिनांस देखेंगे तो इसके भी दो, पहला निवेश के रूप में और दूसरा ऋण के रूप में। निवेश के रूप में मैं कर चुका, FDI, FPI, यूरो इशूज, वो ADR हो GDR हो। इतनी बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट है यहां तक में? तो मोटा मोटी ये, अगर आप जाकर और चीज में डिस्कस कर दूं, आपके साथ चर्चा किसकी की? ये चर्चा मैंने इंडस्ट्रियल फिनांस की आपके साथ चर्चा की। अगला जो डायमेंशन है, एक IIP के बारे में सुना होगा, सुना है या नहीं? IIP मीन्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं प्री में, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वह किस MOSPI के अंतर्गत CSO द्वारा, MOSPI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है, अगर हम देखें तो उस मंत्रालय के पाएंगे, उस मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ही इसे जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा कंटेक्स्ट जो उभर करके आता, इसके लिए आधार वर्ष क्या है एक बार चेक कर लें, हाल में चेंज तो नहीं हुआ है बेस ईयर। इसके लिए आधार वर्ष जो है 2011 और इसे मई 2017 में अपनाया गया था, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत देखें कुल 809 मद और इनको 405 मद समूहों में वर्गीकृत किया गया। और अगर आप देखें तो 3 कैटेगरी है। नंबर 1 माइनिंग को वेटेज दिया गया है 14.37%। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज देखेंगे 77.63%। और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी जिसका वेटेज है 7.09%, 7.99%। तो यहां पर प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में
भारांश की दृष्टि से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजावे। तो अगर आप जाकर के देखें, ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये नंबर 1, माइनिंग नंबर 2 और इलेक्ट्रिसिटी किस पर जाएगी? नंबर 3 पर। नहीं, इसी के कंटेक्स्ट में देखें, एक प्रश्न उठा करके पूछा जाता है, कोर इंडस्ट्री, हिंदी में कोर उद्योग होगा या आधारभूत उद्योग, इनका भारांश है 40.027%, 40.27%। और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें, ठीक है, बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, ये किसकी दिशा में संकेत करते? इंडस्ट्रियल हेल्थ की दिशा में संकेत करते। मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की क्या संभावना है नियर फ्यूचर, अगर इसका पता लगाना हो तो हमें क्या करना होगा? कोर इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को देखना होगा कि हाउ कोर इंडस्ट्रीज आर परफॉर्मिंग। नहीं, ये जो कोर इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मूलभूत हैं। ये 8 कोर इंडस्ट्री जो हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। और अगर इनको हम कैटेगराइज करें तो 2 श्रेणियों में कैटेगराइज कर सकते। कौन कौन श्रेणी है? तो एक है फ्यूल कैटेगरी, जिसको कहते हैं ईंधन संवर्ग। एक कैटेगरी जो है वह फ्यूल कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी क्या है? ठीक है, दूसरी कैटेगरी अगर आप जाकर के देखें, नॉन फ्यूल कैटेगरी है, गैर ईंधन संवर्ग। फ्यूल कैटेगरी में अगर आप जाकर के देखें तो 5 जो हैं, इलेक्शन कमीशन बतला रहा है बनारस से प्रधानमंत्री पीछे, कुछ पल के लिए खुश हो लेने दीजिए लोगों को। क्या उसी ज्यादा तेज है क्या? अच्छा, नहीं, उससे कोई फर्क है, उसका इससे कोई रिश्ता नहीं है, समझे। और अभी के आंकड़े क्या कहते हैं, ये मायने भी नहीं रखता, समझे। जैसे बेगूसराय से सूचना मिल रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो हैं कल ही से पूरी लड्डू की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी वाले शांत हैं, समझे, लेकिन ये भी दावा कर रहे हैं कि हम 2-2.5 लाख से जीत रहे हैं। सब क्या वही लड्डू काम आ जाएगा? नहीं, तो अगर देखिए फ्यूल कैटेगरी और दूसरा क्या है, नॉन फ्यूल कैटेगरी, समझे। तो अगर इस कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो इतने जरूर हैं, अभी तक के जो संकेत हैं आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, समझे। लेकिन कम से कम 1 बजे तक का वेट किया जाए। नंबर 1 कोयला, नंबर 2 क्रूड ऑयल, नंबर 3 नेचुरल गैस, नंबर 4 रिफाइनरी उत्पाद, नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्यूल कैटेगरी में आते हैं, एनर्जी संवर्ग इनको कह सकते हैं। नहीं, बिना इसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ की परिकल्पना की जा सकती है क्या? और नॉन फ्यूल कैटेगरी में 3 आते हैं, कौन कौन? स्टील, दूसरा सीमेंट और तीसरा फर्टिलाइजर। और बस अगर आप जाकर के देखें, इतने से ही जम करके प्रश्न पूछे गए। सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर अभी जो आपके सामने कम से कम यूपीएससी और देखें कितने पूछे गए, और बार बार जो मैं कहता पलटे, उससे आपको आइडिया मिले पलटने पर। यहाँ तक में कोई प्रश्न है तो बतलाइए।